everyone. Good morning to all. So, Good am I morning. audible to all? Yes. Okay. तो कल अपन ने इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा था, क्लाउड पढ़ा था, ये भी देखा था कि एक डेवलपमेंट के लिए अपन ने चीज़ों को कैसे ब्रेक डाउन किया. दैट इज अ पार्ट ऑफ एन एसएलटीएस साइकिल. तो सबसे पहले किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेरी या कुछ क्वेश्चंस जो कल पढ़ा था उसके कंटेक्स्ट में भी, और जो कल अपन ने नहीं पढ़ा था, अगर किसी के माइंड में कुछ भी हो तो यू मे रेज. सर एक बार आप रिवाइज कीजिए, मतलब इन शॉर्ट. ओके. देखो कल अपन ने क्या देखा था. सबसे पहले मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था. तो मैं एज अ क्लाइंट आपके सामने आया था, तो मैंने बोला कि भाई एक रजिस्ट्रेशन पेज बना के दो. तो सबने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाने का पूरा प्रोसेस लिखा. सो दैट प्रोसेस में रिक्वायर्ड थिंग्स और प्री रिक्वेस्ट्स विच में इंक्लूड लैपटॉप होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जो क्यूए हो गया और डेवलपर हो गया. ठीक है. उसके बाद अपन ने ये डिसाइड किया कि भाई डेवलपमेंट में मुझे 5 दिन लगेंगे. उसके अकॉर्डिंग फिर अपन ने ये बोला कि भाई 5 दिन तो डेवलपमेंट में लगेंगे, लेकिन डेवलपमेंट स्टार्ट होने से पहले भी कुछ टाइम लगेगा और डेवलपमेंट एंड होने के बाद भी कुछ टाइम लगेगा. क्योंकि क्यूए भी होगी उसकी, उसके लिए अपन को अलग इन्वायरमेंट चाहिएगा. तो ऐसे अपन ने कल पूरा का पूरा एक रफ एस्टिमेट निकाला था कि एक छोटे से पीस ऑफ कोड को लिखने के लिए कंपनी कितना इन्वेस्ट करती है या क्लाइंट कितना इन्वेस्ट करता है. फिर अपन आए थे क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर. क्लाउड टेक्नोलॉजी पे अपन ने क्लाउड की डेफिनेशन देखी, फिर क्लाउड के नेटवर्क टाइप्स देखे जो अपने पब्लिक, हाइब्रिड और प्राइवेट क्लाउड थे. फिर अपन ने क्या देखा था, सास जो अपने क्लाउड है उस क्लाउड को सेग्रीगेट किया इन फॉर्म ऑफ सर्विसेज. जो अपन ने 3 सर्विसेज बताई थी, सेस, आईएएसएस, पीएसएस. उसके बारे में अपन ने देखा था कि सास क्या होता है. उसके कुछ एग्जांपल्स कोट किए थे कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सास. वो भी बताया था कि भाई एग्जांपल अपन बता रहे तो क्यों है वो एग्जांपल, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर, या वो अपने प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर, या वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर. फिर अपन ने कल वहाँ पे टर्मिनेट कर दिया था कि नाउ अब अपन अपनी क्लाउड टेक्नोलॉजी को जो अपन ने एस्टिमेट निकाला था उसमें लगा के देखेंगे. सो वी विल हैव टू नो कि भाई अब अपन क्लाउड यूज़ करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा, और अगर अपन लीगेसी सिस्टम यूज़ करते हैं तो क्या पिटफॉल होंगे. ओके. सो आई होप अगर कुछ क्वेरी नहीं है तो अपन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. सो शैल आई? यस सर. Yes, sir. Okay. Let me open. तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. तो आज अपन ये देखेंगे कि कल अपन ने कुछ सेग्रीगेशन किया था, कुछ अपन ने एस्टिमेट्स निकाले थे. उस एस्टिमेट्स के भी पे आज अपन उन एस्टिमेट्स या उन चैलेंजेस को कम करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो ये अपना पूरा का पूरा फॉर्मेट था लीगेसी सिस्टम का. तो लीगेसी सिस्टम में अपन ने जब शुरुआत की थी तो शुरुआत में मैंने बोला था कि सबसे पहले क्लाइंट के अकॉर्डिंग मुझे कॉन्फ़िगर्ड लैपटॉप्स या डिवाइसेस प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे. तो उनका कॉन्फ़िगरेशन एंड उनका सेटअप माइट बी सम सॉफ्टवेयर्स में रिक्वायर्ड अप्रूवल. तो उन अप्रूवल्स के लिए भी जो टाइम है वो, और इसके बाद मुझे सारा का सारा स्ट्रीमलाइन करना है. लैपटॉप्स के अंदर पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करनी है. तो एक प्रॉपर डिवाइस सेटअप के लिए अराउंड ऑन रफ एस्टिमेटेड आई जस्ट कोट हियर 5 days. ठीक है. तो डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले ये अपनी होगी प्री रिक्वेस्ट, जिसके अंदर मुझे मशीन चाहिए थी. सो आई डिड दैट पार्ट. देन मुझे वो सॉफ्टवेयर चाहिए था जिसके ऊपर अपना ये बनेगा. सॉफ्टवेयर में इंक्लूड डेटाबेस सेटअप, सर्वर सेटअप, एनवायरनमेंट सेटअप और अपना आईडीई सेटअप. ठीक है. तो इतनी सारी चीजें अपन को लगी.
फिर अगर अपना कोई सॉफ्टवेयर फ्री ओपन सोर्स नहीं है, इट मे रिक्वायर सम एडिशनल लाइसेंस, जैसे कि अपने डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे अपन को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलते, तो उनकी लाइसेंसिंग के लिए अपने पास कुछ टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि अपनी जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के भी आप पे अपन को अप्रूव करवाना पड़ेगा वो सॉफ्टवेयर, अपनी फर्म उस सॉफ्टवेयर को परचेज करेगी, सो इट मे अगेन रिक्वायर सम टाइम। तो ऑन एन एवरेज वी जस्ट एस्टिमेटेड कि भाई 15 से 20 दिन इन सब चीजों को लगेगा। ठीक है। मीनवाइल अपना सारा का सारा स्कोप रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो चुकी है, तो डेवलपर के पास ये रिक्वायरमेंट है, बिजनेस के पास ये रिक्वायरमेंट है कि भाई हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है और उसके बाद अब साथ में अपन को एक रिपोर्टिंग इंक्लूड करनी है, और वो रिपोर्टिंग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर लगेगी। फिर आप लोगों ने बताया कि भाई हम ये वेब एप्लीकेशन बनाएंगे और इसमें अपन सर्वलेट यूज करेंगे। सो बेसिकली इस सर्वलेट के लिए जो सेटअप करना था वो अपन ने ऊपर करवा दिया। अब सर्वलेट के बाद अपन ने डेटाबेस क्रिएशन भी किया MySQL सेटअप करके। तो इसमें या तो डेवलपर भी अपन रख सकते थे या डीबी एडमिन भी अपन रख सकते हैं, डेटाबेस डेवलपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो अपने रिसोर्सेज हो गए जिसको अपन बोल सकते हैं। अगर अपना पूरा का पूरा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, हर चीज़ें अपने अपने रोल्स प्ले कर रही है, तो वेब पेज बनाने के लिए वेब डेवलपर्स, और जावा साइड कोड लिखने के लिए जावा डेवलपर्स, ठीक है, डेटाबेस हैंडल करने के लिए डेटा एडमिन्स हो गए, टॉमकेट सर्वर मैनेज करने के लिए नेटवर्क टीम हो गई। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने यहाँ पे हाईलाइट किया कि ये छोटी एप्लीकेशन बनाने के लिए मुझे एक तो वेब डेवलपर रिक्वायर्ड है, एक जावा डेवलपर रिक्वायर्ड है, एक डीबी एडमिन रिक्वायर्ड है, एक नेटवर्क टीम रिक्वायर्ड है जो मेरे सर्वर को कॉन्फ़िगर करेगी। उसके अलावा जब अपना मेन कॉन्फ़िगरेशन या मेन डेवलपमेंट खत्म हो गया तो उसका क्यूए होगा, क्वालिटी अश्योरेंस। ठीक है, तो इन क्यूए अगेन वी रिक्वायर्ड सम सेटअप। तो क्यूए के लिए भी एक इन्वायरमेंट सेटअप चाहिए होगा। क्यों? क्यूए डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में कभी भी टेस्ट नहीं करते क्योंकि वहाँ पे चीज़ें रैपिडली चेंज होती रहती है। तो क्यूए के लिए सेग्रीगेट सेपरेट इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसके अंदर क्यूए अपना टेस्टिंग डेटा खुद अपलोड करता है, और वो टेस्टिंग डेटा हैविंग अ लॉट्स ऑफ इट हैविंग वैराइटीज ऑफ यूज केसेस व्हिच इंक्लूड्स नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव सिनेरियोस। तो उसके लिए पूरा का पूरा एनवायरनमेंट सेटअप होगा। एनवायरनमेंट के अंदर अगेन मशीन लगेगी, सॉफ्टवेयर लगेंगे जो पीस ऑफ कोड को रीड कर सकें, और साथ में कुछ क्यूए टूल्स भी लगेंगे। ठीक है, तो इस केस के अंदर अलग अलग से कॉस्टिंग होगी। तो अगर अपन इसकी बात करें, रफ एस्टिमेट लें, तो वी रिक्वायर्ड 2 QA, एक अपना मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेशन। और ठीक है, और उनके लिए कुछ डिवाइसेस वगैरह जिसके ऊपर वो टेस्टिंग करेंगे उसका एक अलग कॉस्ट। तो ऐसे कर करके जब फाइनली ये एप्लीकेशन अपनी गो लाइव होने जाएगी तो अपन बहुत सारा तो रिसोर्स यूज कर चुके होंगे, बहुत सारी चीजें सेटअप कर चुके होंगे। ठीक है, और उसके अलावा अपन ने इसके अंदर गो लाइव करने से पहले बहुत सारा टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट कर चुके होंगे। तो ये अपना एक सिनेरियो था जिसमें अपने क्लाइंट ने रजिस्ट्रेशन पेज और रिपोर्टिंग के लिए कंसिडर किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, अगर अपना अपने पास एक और क्लाइंट आया और वो क्लाइंट बोलता है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे एक छोटा सा स्कूल ऐप बनाना है। ठीक है, अब इस केस में अपन अगेन चेक करेंगे कि अगर अपने पास ये सारी चीजें अवेलेबल है, सो वी हैव टू यूटिलाइज द सेम थिंग। ठीक है, अगर ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल नहीं है तो अपन को स्कूल ऐप बनाने के लिए जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके लिए अगेन अपन को पूरा का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा और पूरा का पूरा सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक अपने पेन पॉइंट्स हैं जब अपन बात करते हैं लीगेसी सिस्टम की। अगर अपने क्लाइंट ने बोल दिया कि भाई जो तुमने ये परचेज किया है उसका कॉस्ट मैं बियर करूंगा, बट ये जो एनवायरनमेंट आपने गो लाइव किया है वो खाली डेडिकेटेड टू माय एप्लीकेशन होना चाहिए, तो उस केस में स्कूल ऐप को गो लाइव करने के लिए अपन को एक सिस्टम और एक मशीन खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, सो अगेन इट रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ एफर्ट विच इंक्लूड्स ह्यूमन लेबर एज वेल एज मनी। ठीक है,
तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस था एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, ये अपना एक लीगेसी सिस्टम का सॉफ्टवेयर था जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें इन हाउस पड़ी रहती है। इन हाउस का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़ी रहती है, जो कि एक्सपोज नहीं होती पब्लिकली, विच मीन्स कि वो लिमिटेड टू योर क्लाइंट एज वेल एज लिमिटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन रहती है। तो ये पूरा का पूरा यूज केस समझ में आया सबको कि अपन ने क्या किया लीगेसी सिस्टम में और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं अपने पास। यस सर। यस सर। ओके, अब अपन बात, कल अपन ने देखा क्लाउड टेक्नोलॉजी, तो क्लाउड के अंदर अपन ने क्लाउड टेक्नोलॉजी देखी, आपने कुछ एग्जांपल्स कोट्स किए थे कि क्लाउड टेक्नोलॉजी को क्या बेनिफिट है, इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है, इट कैन बी एक्सेसिस फ्रॉम एनी डिवाइस, ऐसे अपन ने बहुत सारी चीज़ें कल इसमें फिगर आउट की। तो अब अपन आज क्या करेंगे, क्लाउड टेक्नोलॉजी की जो एडवांटेजेस है, जो बेनिफिट्स हैं, उसको अपन लीगेसी सिस्टम के ऊपर लगा के देखेंगे और अपन ये देखेंगे कि अपना कॉस्ट या अपनी ह्यूमन रिसोर्स या कुछ कम हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे भाई मशीन सेटअप्स की। ठीक है, तो सब मुझे एक एक पॉइंट बताओगे कि जब अपन क्लाउड पे काम करते हैं, सो डू वी रियली नीड टू सेट अप ऑल मशीन्स विद रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर? क्लाउड के लिए क्या चाहिए होता है अपन को? इंटरनेट। एक इंटरनेट चाहिए होता है, एक सिंपल सा लैपटॉप चाहिए होता है, एग्री? ठीक है, लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन। अब सेकंड फेज पे आता है कि भाई यूजर ने बोला कि मुझे एक वही सेम रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है और रिपोर्टिंग करनी है। तो इस रजिस्ट्रेशन पेज और रिपोर्टिंग में अब अपन को जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हुए थे, अगर मैं ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपको IaaS विच मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड करवा देता हूँ किसी वेंडर से खरीद के, तो क्या मुझे ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स या मशीन्स इन हाउस रखने की जरूरत है? नो सर। नहीं है ना? तो अगर अपन ने किसी अपने वेंडर से या ऑनलाइन सर्विसेज से एक इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज कर लिया कुछ लाइसेंसिंग कॉस्ट में, तो उस केस में देखो मुझे कोई मशीन सेटअप करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई IT गाय की जरूरत नहीं है जो मेरा लैपटॉप को कॉन्फ़िगर करके देगा, और साथ में मुझे कोई सर्वर मैनेज करने की जरूरत नहीं है और कुछ मुझे कोई डेटाबेस मैनेज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मुझे डेटाबेस मैनेज नहीं करना तो मुझे मेरी DB टीम नहीं बैठानी पड़ेगी जो डेटाबेस को मॉनिटर कर सके, सर्वर मैनेज नहीं करना तो मुझे कोई नेटवर्क टीम नहीं बैठानी पड़ेगी। तो जब अब अपन क्लाउड का ये IaaS यूज करते हैं विच मीन्स कि अपन ने सेटअप कॉस्ट पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया, एग्री? यस सर। ठीक है, अब अपने जो ह्यूमन पावर है, तो इसमें अपन ने क्या क्या लिया था, सबसे पहले अपन ने इनके अलावा एक वेब डेवलपर और जावा डेवलपर लिया था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अपन को वो रिसोर्स तो लगेगा ही। ठीक है, और साथ में अपने QAs लगेंगे, बट जो अपने DB टीम थी या अपने IT गाइस थे या अपने क्या नाम से सर्वर के लिए नेटवर्क टीम थी, वो टीम अपनी पूरी की पूरी एक्सक्लूड हो चुकी है। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। अब तीसरी बेनिफिट अपन देखते हैं कि टाइम। यहाँ पे अपन को सेटअप करने के लिए 3 दिन का समय चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइसेंसेस को परचेज करने के लिए 15 दिन का रिक्वायर्ड था डे, जिसके अंदर अपना एडिशनल सॉफ्टवेयर सेटअप भी रिक्वायर्ड था। तो अराउंड 20 डेज अपन ने पूरा का पूरा प्री रिक्वेस्ट्स में लिया था विच इंक्लूड्स टू कॉन्फ़िगरिंग आवर सिस्टम। बट हेयर अगर अपन ने IaaS में परचेज किया है तो सब कुछ कॉन्फ़िगर होके आएगा, और अगर अपन को कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर की रिक्वेस्ट रेज करनी है वी नीड टू पे स्मॉल अमाउंट
और उस केस में जो IaaS जिससे अपन ने सर्विस को अवेल किया है, दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ से सीधा 15 दिन का जो एस्टिमेट था अपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए, now it will convert into 2 days. That is an at most time I am just commenting here, क्योंकि अगर आप आज की तारीख में सिंपल AWS पे जाके कुछ चीज़ों को रजिस्टर करते हो तो एट आफ्टर 15 to 30 minutes that environment will be available in for development. Agree? यस सर। ठीक है, अब अपने पास आते हैं उसके बाद ये जो फेज है जिसमें अपने ये लगा था, ये तो आपका लगेगा क्योंकि वेब डेवलपर आपके खुद के होंगे, जावा डेवलपर्स आपके खुद के होंगे, क्यूए आपके खुद के होंगे। बट जो क्यूए एनवायरनमेंट होगा दैट आल्सो अवेलेबल ऑन क्लाउड। तो IaaS से अपन क्यूए एनवायरनमेंट भी सेटअप कर लेंगे, तो उस केस में अपना एडिशनल डीबी का कॉस्ट, एडिशनल सर्वर का कॉस्ट, एडिशनल सॉफ्टवेयर का कॉस्ट सब कुछ बच चुका है। ठीक है, अगेन इनके लिए सेटअप चाहिए था तो वो सेटअप का टाइम भी रिड्यूस हो गया। फोर्थ थिंग इज दैट क्यूए हो गया, यहाँ पे हो गया। अब अपने कस्टमर जब सब कुछ हो गया, ग्रीन फ्लैग हो गया, तो अपने कस्टमर को उसको एक्सपोज या गो लाइव करना है अपने पब्लिक इन्वायरमेंट में। तो उसके लिए भी पूरा का पूरा सेटअप ऑलरेडी क्लाउड पे अवेलेबल है। अपन को क्या करना है, खाली अपना जो डेवलपमेंट का सेटअप है उस सेटअप को मूव करके अपन को उसके डेडिकेटेड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाके सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर अपन बात करें कि अगर गो लाइव के लिए अपन को सर्वर खरीदना था, एक हाई स्पीड इंटरनेट खरीदना था, तो वो सब चीज़ें भी अपने लिए यहाँ पे ईज हो गई है। ठीक है, तो उस केस में अपना गो लाइव का सिनेरियो है वो बहुत शॉर्ट हो गया। और उस केस में अपन को कोई इन हाउस सेटअप नहीं करना। ठीक है, अब मैंने एक यूज केस और बताया था कि इस एप्लीकेशन के अलावा एक स्कूल एप्लीकेशन आती है और वो क्लाइंट अपन से बोलता है कि मुझे पूरा का पूरा सब कुछ डेडिकेटेड थिंग चाहिए, विच मीन्स कि वो खाली मेरे एप्लीकेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो अपन को कोई नया इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीदना, कोई डिवाइस नहीं खरीदना, सब कुछ अपन IaaS से उठाएंगे और चीज़ों को डेवलप करेंगे। सो ये चीज़ क्लियर हुई सबको? यस सर। क्लाउड ने अपन को कितना ईज कर दिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं, इस बेनिफिट्स को अपन बोल सकते हैं नो डिवाइस सेटअप। ठीक है, 24 आवर सर्विसेज। ठीक है, और क्या बेनिफिट हुआ? अवेलेबल एवरीवेयर। और क्या बेनिफिट हुआ इन चीजों से? कॉस्ट रिड्यूस। कॉस्ट कॉस्ट कटिंग हो गई अपनी। ठीक है, और सर टाइम बच गया। सॉरी, माय नेट गॉट डिस्कनेक्टेड।
ओके, तो ये अपन ने अभी तक IAS की छोटी सी चीजें देखी। अब अपन देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स फेस होती है एक्चुअल सॉफ्टवेयर लाइफ में, तो उसमें कैसे अपनी क्लाउड मदद करता है। तो अपना एक कस्टमर है, वो कस्टमर अपना रजिस्ट्रेशन पेज यूज कर रहा है, बट एनी हाउ वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम देयर, ठीक है। और वो प्रॉब्लम अर्जेंट बेसिस पे अपन को सॉल्व करनी है, एंड अनफॉर्चुनेटली यू आर ऑन लीव ऑन वैकेशंस। सो अगर अपन लीगेसी सिस्टम की बात करें, तो अगर कस्टमर की कुछ प्रॉब्लम स्टक हुई, देन उस कस्टमर की प्रॉब्लम या कोई बग को अपन को रिजॉल्व करना है, तो उस केस में डेवलपर टीम और QA टीम अवेलेबल होनी चाहिए। लीगेसी सिस्टम में क्या होता है कि सब कुछ सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट, सारे के सारे सिस्टम्स अपने ऑफिस में पड़े हुए हैं, दैट इज एन इन हाउस पड़े हुए हैं। तो अपन को हमेशा इस पीरियड ऑफ टाइम में जो बहुत हाई प्रायोरिटी इशू है, या तो आप बैठ के असिस्ट करोगे या आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। ऑफिस जाने के बाद आपको उस बग को फिक्स करना पड़ेगा और फाइनली QA टीम उसको टेस्ट करेगी, ठीक है। ये अपना सारा का सारा लीगेसी सिस्टम में होता है। बट ऑन क्लाउड, अगर आपके पास एक लैपटॉप है और आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप उसको कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो। एग्री? यस सर। Yes, sir. सो दिस इज वन ऑफ द क्लाउड बेनिफिट, है ना। और उसके अलावा क्लाउड में ये भी बेनिफिट है कि अगर आपका कस्टमर बोलता है कि आपने रजिस्ट्रेशन पेज कर दिया, आपने रिपोर्टिंग कर दी, वेल एंड गुड है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक सर्विसेज एक्सपोज करनी है, वो सर्विसेज कंज्यूम करनी है। वो सर्विस क्या करेगा, वो सर्विसेज आपके जो भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो किसी यूजर का, जैसे मैंने मेरा यूजर का रजिस्ट्रेशन किया, मैंने अपना आधार कार्ड प्रोवाइड करवाया, अब मुझे उसके बिहाफ पे वैलिडेट करना है चीज़ों को, ठीक है, कि ये बंदा जेन्यून है या नहीं है, या इसने फर्जी चीज लगाई। तो उस केस में अपने पास बहुत सारी SaaS, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अवेलेबल होती है, और उस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज को खाली अपन को कंज्यूम करना पड़ता है। अगर ये पूरा का पूरा वैलिडेशन प्रोसेस जो क्या करेगा, अपना आधार कार्ड नंबर लेगा, फिर अपन उसको कैसे वैलिडेट करेंगे, वो सब चीजें अगर अपन खुद अपने इन हाउस में बनाते हैं, सो इट विल टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि अपन को बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। उस डेटा को स्टोर करने के लिए अपने पास बहुत सारे डेटाबेस को हैंडल करना पड़ेगा। पूरी की पूरी DB टीम बैठेगी, वो पूरी चीजें मॉनिटर करेगी। बट अगर किसी ने ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो अपन उसको अवेल करेंगे और उसको अपने एप्लीकेशन में यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि अपना एक तो टाइम बच गया, पूरी की पूरी सेटअप के लिए चीज बच गया, और यूजर की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी मैट हो गई है। तो इस फीचर से अपन ये आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि इट इज अपनी एप्लीकेशन जो होगी, अगर अपन क्लाउड्स की प्लग एंड प्ले चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो उस केस में अपना एक तो कॉस्ट बचेगा, सेकंड थिंग अपनी एप्लीकेशन फ्लेक्सिबल भी है, सो वो किसी तरह से मोल्ड हो सकती है, और मॉड्यूलरिटी मतलब अपनी एप्लीकेशन एट एनी टाइम एक्सपेंड हो सकती है। एग्री? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। तो कल अपन ने लीगेसी सिस्टम देखा था। अब टोटल ओवरऑल अगर अपन इसके एस्टिमेशन की बात करें, तो अपन को 45 to 50 डेज लग रहे थे, बट विद द हेल्प ऑफ IAS 2 दिन अपन को पूरा पूरा IAS इंफ्रास्ट्रक्चर लेने में लगा। फिर ये लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन हर किसी के पास अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसमें अपन को कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली एक गूगल क्रोम और एक इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि सारे के सारे सॉफ्टवेयर अपने IAS एनवायरनमेंट में पड़े हुए हैं। थर्ड थिंग इज दैट कि अपन को कोई रिसोर्स हायर करने की जरूरत नहीं है, इवन अ सिंगल वेब डेवलपर और सिंगल QA कैन कंट्रोल ऑल द थिंग्स, ठीक है। और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अगेन कम हो गया, क्योंकि जो वेब डेवलपर्स और QA सिस्टम को यूज करेंगे, तो उसके अंदर सिंपल मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है अपनी, एक वेब ब्राउजर और एक इंटरनेट कनेक्शन, जिसमें भी अपन ने 2 दिन बहुत ज्यादा ले लिया। देन QA एनवायरनमेंट, अपन को कोई QA एनवायरनमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है, इट रेडली अवेलेबल ऑनलाइन, सो वी कैन हैव टू अवेल द सर्विसेज फ्रॉम द क्लाउड।
गो लाइव अगेन, पूरा सेटअप करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, पूरा डेडिकेटेड स्पेस या डेडिकेटेड मशीन या डेडिकेटेड सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल होगा क्लाउड में, अपन को खाली लाइसेंस का कॉस्ट पे करना है और चीजें यूज करनी है। ठीक है, अब इन चीजों के अलावा एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ। अब आपने एक मशीन खरीदी अपने इन हाउस में, वो मशीन की कैपेसिटी है 1 TB, 1 TB। ठीक है, और आपने उस मशीन को डेडिकेटली अपने डेटाबेस मैनेज के लिए रख दिया। ठीक है, तो यूजर अगर फेसबुक जैसा हुआ, तो जो उसका 1 TB है, वो 1 TB तो मिनिमम आधे घंटे में ही फिल हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक के ऊपर जो थ्रूपुट्स आ रहे हैं, जो ट्रैफिक आ रहा है, वो बहुत ह्यूज अमाउंट का है। तो उस ट्रैफिक के अकॉर्डिंग जो अपन ने एक मशीन सेटअप की थी अपने इन हाउस में, जिसके ऊपर अपन ने डेटाबेस सेटअप किया था 1 TB का, तो वो आराम से 3-4 घंटे में बढ़ जाएगा। एग्री? तो जैसे ही वो फुल हो जाएगा, उसके फुल होने के बाद अपने साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि डेटाबेस ओवरलोड हो गया है। अगर यूजर वहां से कुछ सबमिट कर रहा है या कोई नया अकाउंट बना रहा है, तो अपने डेटाबेस में मेमोरी ही नहीं बची। तो मेमोरी नहीं बची तो वो कहाँ उसको स्टोर करेगा? ठीक है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इतने ह्यूज अमाउंट को और हैंडल करने के लिए अपन को एक नई मशीन और खरीदनी पड़ेगी, उसमें अगेन डेटाबेस सेटअप करना पड़ेगा और अपने कोड के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें अगेन विल रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम, जिसमें 5 से 6 दिन आराम से लग जाएंगे। बट ऑन क्लाउड, अगर अपन ने कोई लाइसेंस खरीदा जिसके अंदर अपन ने शुरू में डेटाबेस साइज लिया 1 TB, सेम प्रॉब्लम अपने पास आई, अब अपन को अगेन लगता है कि हाँ, मेरा 1 TB कम पड़ेगा, तो मुझे क्या करना है? मुझे खाली अपने लाइसेंस को अपग्रेड करना है 1 TB से 2 TB पे। सामने जो टीम है जो इस सर्विसेज को ऑफर कर रही है, दे विल टेक केयर फ्रॉम आवर साइड, बट इसमें मेरा ना मेरा खर्चा कैसे बचा? ना मुझे डिवाइस खरीदना है, ना मुझे एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ना मुझे चीज़ों को मैनेज करना है। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट वी हैविंग इन क्लाउड टेक्नोलॉजी की। ये फ्लेक्सिबल है, आप इसको कैसे भी अपनी एप्लीकेशन को किसी के कैसी भी और किसी भी जगह आप मोल्ड कर सकते हो। ओके, am I there? Am I audible? Yes, sir. So at this point, do you have any query? Anyone have any doubt? क्लाउड टेक्नोलॉजी, legacy सिस्टम, क्लाउड कैसे बेनिफिट क्या कैसे बेनिफिशियल है अपने लिए? क्लाउड से अपन क्या क्या कर सकते हैं? क्लाउड से अपन अपना डेवलपमेंट कैसे फास्ट कर सकते हैं? ऑल क्लियर टू ऑल? यस सर। सर, आपने लीगेसी सिस्टम के लिए IaaS का यूज किया, मतलब उसको रिक्वायर्ड नहीं होता ना इन हाउस में, तो सास और पास को भी हम यूज कर सकते हैं ना? हाँ, सास और पास को भी आप यूज कर सकते हो। पास में अपना जैसे अपने ऑनलाइन एडिटर्स आ गए, ठीक है, मुझे एपीआई सर्विसेज बनानी है या हाँ। मुझे एक जावा कोड लिखना है, तो उस केस में मैं पास यूज करूंगा। क्यों? पास मींस प्लेटफॉर्म दे रहा है वो मुझको, जावा एनवायरनमेंट दे रहा है मुझको। हाँ। ठीक है, ओके। आईएएस मैंने बेसिकली इसलिए फोकस किया क्योंकि आईएएस अपन को डॉक्यूमेंट अपलोड या डेटा स्टोरेज के काम आता है। ओके। तो उसके लिए मैंने आईएएस यूज किया, क्योंकि मैंने शुरू में सर्वर की बात की थी, डेटाबेस की बात की थी। हाँ। सो दैट सारे ऑनलाइन टूल्स हो गए जिसमें आप अपने जावा कोड लिख सकते हो, कंपाइल कर सकते हो। ठीक है, या पाइथन का कोड लिख सकते हो, कंपाइल कर सकते हो। सो दैट ऑल रिक्वायर्ड अ पास। एंड फॉर द सास, सास के लिए मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया कि एक ऑलरेडी सर्विस बनी हुई है, तो मैं उसी को अवेल करना चाहता हूँ। मैं अब कस्टमर के लिए नई सर्विस क्यों लिखूं? क्योंकि एक नई सर्विस लिखने के लिए पूरा का पूरा टाइम कंज्यूम होगा। मुझे एपीआई लिखनी पड़ेगी, मुझे डेटाबेस कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, मुझे डेवलपर चाहिए होंगे, मुझे मशीन चाहिए होगी। ठीक है, ओके। तो अगर वही चीज मुझे ऑनलाइन मिल रही है, तो मैं उस सर्विसेज को यूज करूंगा मेरी एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये ओके। अपने
बेसिक एग्जांपल है कि लीगेसी सिस्टम क्या होता है और क्लाउड क्यों आए हैं और क्लाउड से अपन को क्या क्या फायदा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे क्लाउड्स के एग्जांपल की। तो क्लाउड की को अपन ने कैटेगराइज किया था सर्विसेज में, एग्री। उसमें कितने टाइप की सर्विसेज थी अपने पास? सैस, पास एंड आईएएस। अब अपन कंपेयर करेंगे कि भाई ये सेल्सफोर्स है क्या, सेल्सफोर्स को अपन क्लाउड क्यों बोलते हैं, और क्या सेल्सफोर्स अपन को ये तीनों की तीनों सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो दिस इज अवर ना बिग क्वेश्चन इन अवर माइंड की सेल्सफोर्स क्या इन तीनों चीजों को मैट करेगा। अगर जो इन तीनों चीजों को मैट करेगा, सो दैट इज कंपेटेबल इनफ, दैट इज स्टेबल इनफ, उसको अपन यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो राकेश, इफ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। Yes, Deepak. For PPT or for Salesforce login? नो नो नो, फॉर पीपीटी नाउ, सेल्सफोर्स लॉगिन अपन अभी नहीं बताएंगे। Okay, just give me 1 minute. आज से पहले किसी ने सेल्सफोर्स को एक्सेस किया है? नो सर। ओके, यस सर। अच्छा आपने किया है। My screen is visible to all of you? हाँ राकेश, Yeah, Deepak. इसमें आप क्लाउड कंप्यूटिंग वाली पीपीटी कर लो। Yes, Deepak. आगे करिए। तो अपन ने अभी तक क्या देखा कि क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के क्लाउड होता है। अब अपन ये देखेंगे कि सेल्सफोर्स क्या होता है, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, और ये क्लाउड टेक्नोलॉजी या सेल्सफोर्स का एक आर्किटेक्चर। ठीक है, क्योंकि हर किसी के पीछे एक आर्किटेक्चर डिफाइन होता है। वो क्या आर्किटेक्चर है, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये सब अपन देखेंगे। तो राकेश नेक्स्ट करना। ठीक है, तो अपन यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट अ क्लाउड, क्लाउड इज जस्ट अ इंटरनेट। ठीक है, ये देखो, ये ऊपर जो अपना एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे उसके नीचे देखो कितने सारे डिवाइसेस आपस में इंटरेक्टेड है, विच मीन्स कि सर्वर इस क्लाउड के थ्रू एक्सेसिबल है, डेस्कटॉप से भी, लैपटॉप से भी, टैबलेट से भी और स्मार्टफोन से भी। तो यहाँ पे अपन ने कल क्या डिस्कस किया था कि क्लाउड इज जस्ट अ इंटरनेट जो अपन को आपस में जोड़ के रखता है। ओके, सो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट या किसी को कुछ क्वेश्चन? नो सर। राकेश प्लीज जस्ट टू नेक्स्ट वन। कंप्यूटिंग पहले जाओ। तो फिर अपन ने बात की थी क्लाउड इंटरनेट होता है, तो कंप्यूटिंग क्या होता है। सो कंप्यूटिंग इज समथिंग हैविंग अ कंप्यूटेशनल पावर। कंप्यूटेशनल पावर मींस कि वो किसी कुछ ऑपरेशन या कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए बना है, तो उसको अपन बोलते हैं कंप्यूटिंग। और कंप्यूटिंग को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटिंग जस्ट अ मेटाफोर टर्म ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में अपन क्या क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर्स में अपन मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लॉजिकल चीजें कर सकते हैं, ओएस कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें रेडली अवेलेबल होती है क्लाउड की। तो क्लाउड के ऊपर ऐसी चीज जो पूरी की पूरी अपन को एक कंप्यूटर पावर देगी। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू से क्लाउड कंप्यूटिंग, विच में इंक्लूड कि अपने को सीपीयू भी मिलता है, रैम भी मिलता है, नेटवर्क स्पीड भी मिलती है, स्टोरेज भी मिलता है और सॉफ्टवेयर भी मिलता है। ठीक है, ये सब कैसे मिलता है? आईएएसएस,
इज एन एग्जांपल ऑफ स्टोरेज का। पास का एग्जांपल क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। सर्विसेज का क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। पास का क्या एग्जांपल हो गया और आईएएस का क्या एग्जांपल हो गया कि पास के अंदर अपन को प्लेटफॉर्म मिलता है दैट अगेन हैविंग अ एनवायरनमेंट फैसिलिटी। आईएएस के अंदर अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया जिसके अंदर सीपीयूज भी होती है, रैम भी होते हैं, सर्वर्स भी होते हैं और उनकी मेमोरी अपन अपग्रेड करते रहते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर अगर अपन को ऐसी कंप्यूटिंग पावर मिल रही है सो दैट कैन बी ग्रुप्ड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। एग्जांपल अपन ने क्या क्या डिस्कस किए थे, AWS हो गया, Azure हो गया, गूगल क्लाउड हो गया और सेल्सफोर्स। ये सारे के सारे एग्जांपल है अपने क्लाउड कंप्यूटिंग। एग्री? यस सर। राकेश नेक्स्ट करना। सो ये एक छोटा सा नेटवर्क डिज़ाइन है। ये नेटवर्क डिज़ाइन इसलिए यहाँ पे शेयर किया क्योंकि इसमें अपन को पता चल सके क्या हो रहा है। अब देखो, Zodial इज अ सर्विस प्रोवाइडर। वो अपन को क्या दे रही है, ट्रेनिंग का फीचर दे रही है। तो दिस इज द होस्ट विच शेड्यूल दिस मीटिंग। ठीक है, वो होस्ट अपना नेटवर्क कनेक्शन पे है। यहाँ पे राकेश है, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे आप लोग हो, तो सब अपन कनेक्टेड है आपस में। किसकी हेल्प से, क्लाउड की हेल्प से। तो अगर अपने बीच में कनेक्टिविटी है विच मीन्स कि वी कैन एबल टू शेयर द इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर। So that is only possible with the help of cloud. So this is how a network diagram will look like. तो अगर आप अपन इसको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में कंपेयर करें, जैसे अपन यहाँ सेल्सफोर्स के लिए बैठे हैं, सो सर्विस प्रोवाइडर इज अ सेल्सफोर्स। वो सेल्सफोर्स ने अपने मशीन्स वगैरह के थ्रू चीज़ों को एक्सपोज कर रखा है पब्लिकली। यहाँ पे एक कंपनी है, यहाँ पे दूसरी कंपनी है, यहाँ पे तीसरी कंपनी है। वो तीनों की तीनों इस सर्विसेज को अवेल कर रही है विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट थिंग। So that's how it will look like. Okay, तो यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? नो सर। तो वाई क्लाउड कंप्यूटिंग? तो अपन ने इतने सारे अभी एग्जांपल्स देखे थे, लेगेसी सिस्टम देखा था, क्लाउड देखा था, और उनको अपन ने कंपेयर किया था, और कंपेयर करने के बाद अपन ने क्लाउड की चीजें को यूटिलाइज किया था। सो वाई क्लाउड कंप्यूटिंग? फर्स्ट, with increase in computer and mobile user data, storage has become a priority in all fields. Large and small business today thrive on their data and they spend huge amount of money to maintain this data. It requires a strong IT support and storage. So this is something an example of a Facebook. Facebook अपन यूज कर रहे हैं, Facebook पे टन्स ऑफ यूजर हैं, वो यूजर रोज ना कुछ पोस्ट डालते हैं। सेल्सफोर्स के पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो गया है। तो जो सेल्सफोर्स ने शुरू में 1 TB डेटा लिया, 1 TB का एक सेटअप किया था, सो दैट इज नॉट सफिशिएंट टू हिज हैंड टू फॉर हर फॉर हिज और फॉर हैंडलिंग द लॉट्स ऑफ ह्यूज ट्रैफिक ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा विच इज पोस्टिंग बाय देयर यूजर। तो वो जो 1 TB है और फेसबुक के पास जिस तरीके से इतना सारा डेटा आ रहा है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। सो एट एवरी टाइम्स Facebook required to set up their own database server। ठीक है, तो वो क्या करेगा, दोबारा से एक मशीन खरीदेगा, मशीन खरीदने के बाद सारी चीजें इंस्टॉल करेगा, और सारी चीजें इंस्टॉल करने के बाद उससे प्लग एंड प्ले करेगा कि भाई 1 TB का डेटा इधर भर गया, अगर उससे ज्यादा टीबी का डेटा है तो वो इस डेटाबेस में जाना चाहिए। तो उन चीजों को मैनेज करने के लिए अपन को बहुत एक्सपेंसिव डिवाइसेस की रिक्वायर्ड है कि वो इतने स्मार्ट इनफ होने चाहिए कि वो इन चीज़ों को हैंडल कर ले। साथ में अपन को एक स्ट्रॉन्ग आईटी टीम की जरूरत है। सो इन चीज को कम करने के लिए अपन क्लाउड कंप्यूटिंग पे आए, पहली चीज। सेकेंड चीज, क्लाउड कंप्यूटिंग डिक्रीज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिमांड फ्रॉम द यूजर साइड। तो अभी अपन ने लीगेसी सिस्टम में देखा था कि अपन को एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना था, इट हैविंग ओनली 2 पेजेस, बट उस चीज को डेवलप करने के लिए जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है या फर्म है, उनको बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। मशीन्स भी होनी चाहिए, वो मशीन्स इन चीज़ों के लिए कैपेबल होनी चाहिए, अपने पास सर्वर भी होना चाहिए जिससे टेस्टिंग चलती रहे, क्यूए के लिए डिवाइसेस होने चाहिए बहुत सारे,
और उनके लिए खुद का एक सेपरेट इन्वायरमेंट होना चाहिए। देन अगेन अगर कस्टमर डिमांड करता है कि भाई मुझे मेरा इन्वायरमेंट बिल्कुल सेपरेट चाहिए, तो उसके लिए फिर दोबारा से सारी चीज़ें सेटअप करना, नेटवर्क गाइस को इंक्लूड करना, सर्वर टीम्स को इंक्लूड करना, तो ये सारा का सारा इशू था। बट क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिमांड बहुत डिक्रीज हो चुकी है। क्यों? अब अपन को क्या चाहिए? एक अपना एक इंटरनेट कनेक्शन और एक अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप, बाकी सारी चीजें अपन को ऑनलाइन अवेलेबल है। फिर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग हार्नेस स्मॉल बिजनेस इफेक्टिवली हैविंग अ लिमिटेड रिसोर्स। इट गिव अ स्मॉल बिजनेस एक्सेस टेक्नोलॉजी दैट प्रीवियसली वर आउट ऑफ देयर रीच। सो अब इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। सो एज ऑफ नाउ यू ऑल थ्री कैंडिडेट्स ट्राई जस्ट स्टार्ट योर इनोवेटिव आइडिया। आप तीनों ने मिलके एक स्टार्टअप का सोचा। आपके पास एक आइडिया है, आपके पास आपने एक स्टार्टअप का सोचा। अब वो स्टार्टअप का सोचा तो आपने बोला कि भाई मेरे पास एक माइंड में ऐसा आइडिया है कि मैं एक ये सॉफ्टवेयर बनाती हूँ और ये सॉफ्टवेयर में अपन डिलीवर करेंगे। तो अब इस केस में एक रिस्क फैक्टर होता है कि वो आपका आइडिया चल भी सकता है और आपका आइडिया नहीं चल सकता। बट अगर आपने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो आपने उसके लिए बहुत सारे सर्वर्स खरीदे, डिवाइसेस खरीदे, ठीक है, और उनको सेटअप किया, सॉफ्टवेयर के लाइसेंस खरीदे, आपने उस आइडिया के ऊपर काम करना चालू किया, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली एक ब्लॉकर आया है कि आपके आइडिया को और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। बट ड्यू टू द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ड्रॉप ऑफ योर आइडिया। तो उस केस में जो चीज़ आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो अपने डिवाइसेस में या अपने सॉफ्टवेयर लाइसेंस में, वो सारी की सारी वेस्टेज ऑफ मनी गई, ठीक है। तो उस केस में आपका इनोवेटिव आइडिया स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो गया और यू मे सफर विथ लॉट्स ऑफ यू यू मे सफर लॉट्स ऑफ डिक्रीज इन प्रॉफिट थिंग्स, ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट पूरा खत्म हो गया। तो ये एक स्टार्टअप के लिए या इनोवेटिव चीजों के लिए बहुत ट्रिकी था इन लीगेसी सिस्टम। बट इन क्लाउड अगर आपके पास कोई आइडिया आया है, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू पे ओनली वेरी लेस अमाउंट जो अपन को लीगेसी सिस्टम में सेटअप करने के लिए लगता था। आप उस चीज से स्टार्ट करो, अगर आपका आइडिया चलता है तो आप उसको थोड़ा सा पैसा देके उसका लाइसेंस अपग्रेड करवाओ और वो आपको और ज्यादा चीजें इन टर्म ऑफ मेमोरी, इन टर्म ऑफ डेटाबेस लोकेशन, इन टर्म ऑफ फाइल लोकेशन, वो आपको थोड़ा और इंक्रीज करके दे देगा। तो आपका बिजनेस धीरे 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 ग्रो होता जाएगा और एट द सेम टाइम आपका जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स चलेंगे और उन यूजर्स के डेटा को हैंडल करने के लिए, उस यूजर्स के ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए यू नीड टू अपग्रेड योर लाइसेंस। सो उस केस में विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग स्मॉल बिजनेस इज अफेक्टिव, स्मॉल बिजनेस इज शोइंग अ इम्प्रेशन इफेक्टिवली, जिसके अंदर हर कोई बंदा अपना छोटा छोटा आइडिया या छोटे छोटे इनोवेटिव आइडियाज को डेवलप कर सकता है। देन एक चैलेंजेस और था लीगल सिस्टम में कि क्लाउड कंप्यूटिंग द सर्विस प्रोवाइडर टेक द कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लिकेशन एंड टेक्निकल फॉल्ट्स। अब लीगेसी सिस्टम में क्या था कि सारे के सारे डेटाबेस अपने पास पड़े हुए हैं, सारे के सारे सर्वर्स अपने पास पड़े हुए हैं, और बाय चांस कोई फॉल्ट आ जाता है सर्वर में कि सर्वर चलता चलता रुक गया, तो एट अ सेम टाइम जब अपने सारे के सारे यूजर्स उस सर्वर को एक्सेस कर रहे होंगे तो उनको एक एरर दिखाई दे होगा कि सर्वर इज नॉट रीचेबल। दिस इज समथिंग एज सेम एज आरटीयू साइट्स। तो जो अपनी आरटीयू साइट्स होती है जिसमें अपन बहुत सा रिजल्ट के समय अपना रिजल्ट देखते हैं, तो रिजल्ट देखते हैं तो जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस दिन इट्स रियली हार्ड फॉर अस टू व्यू अवर रिजल्ट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे यूजर एक साथ उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनका जो सिस्टम है वो ओवरफ्लो हो जाता है और अपन को एरर आती है कि 500 या टाइम आउट एरर। तो उसमें क्या होता है कि अपन यही बोलते हैं कि आरटीयू का सिस्टम बहुत स्लो है, ठीक है। बट अगर सेम टाइम आरटीयू को एक वेंडर ले या क्लाउड कंप्यूटिंग ले और उनसे वो सर्विसेज अवेल करे, ठीक है, तो उनको क्या कोई सर्वर मेंटेनेंस या टेक्निकल फॉल्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। जिससे आप अपनी सर्विसेज ले रहे हो, जिस वेंडर से आपने आईएएस लिया, पास लिया, एसएएस लिया, सो वो सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस केस में अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो हो गई है। समझ में आया ये चारों पॉइंट्स? यस सर। तो दिस इज व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है।
राकेश नेक्स्ट करना। अब बेनिफिट्स, तो पहला बेनिफिट तो सबको ही पता है कि भाई ये अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर कॉस्ट सब कुछ कम कर देता है, क्योंकि इसमें सबको पता है कि एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए। परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, परफॉर्मेंस इसलिए इंप्रूव हो गई क्योंकि ये सब कुछ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको जाना है और जो टाइम लगेगा वो लगेगा, और वो आपकी नेटवर्क स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने 100 Mbps का प्लान ले रखा है, विच मीन्स कि आप 100 MB एक सेकंड में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बट अपने जो पुराने सिस्टम हो सकते थे उन चीजों, उनको पहले क्या करना पड़ता था, अपन को ऑनलाइन लाना पड़ता था। ऑनलाइन लाने के लिए वो अपन को उसको एक्स्ट्रा इंटरनेट कनेक्शन देना पड़ता था। वो बहुत हाई फाइबर ऑप्टिकल फाइबर का होता था, अबाउट 300 Mbps। ठीक है, तो उस और फिर वो जब एक्सपोज होता था तो अगेन उसकी स्पीड डाउन होती रहती थी। तो उसके कारण से क्या होता था, चीजें बहुत लैग करती थी और परफॉर्मेंस में इशू आते थे। परफॉर्मेंस कैसे नापा जाता है, अगर आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो और वो जल्दी से खुल रही है या जल्दी से रिस्पॉन्स कर रही है, आपने फॉर्म भरा और जल्दी से सबमिट हो गई, तो आप क्या बोलोगे, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, बट लीगेसी सिस्टम में परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए अलग से टीम होती है और उनको मैनेज करना पड़ता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल बेनिफिट इन क्लाउड कंप्यूटिंग की आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस हमेशा इंप्रूव मिलेगी। थर्ड थिंग इज दैट फ्यूअर मेंटेनेंस इशू। जैसे मैंने अभी बताया कि आरटीयू अगर इन हाउस यूज कर रहा है और सर्वर में फॉल्ट हो गया तो उसको पूरी पूरी सर्वर टीम बैठानी पड़ेगी। बट अगर अपन ने किसी से सर्विस अवेल की है तो उस केस में अपन को कोई टेंशन नहीं है। द पर्सन विच प्रोवाइडिंग अ सर्विस वो उसकी हेडक है कि अगर कुछ सर्वर इशू आता है, वी जस्ट नीड टू रेज अ केस, ही विल गोइंग टू रिजॉल्व एएसएपी। सो फ्यूअर मेंटेनेंस इशू, मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो हो गया। इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट, ये अगेन एक बहुत बेनिफिशियल थिंग है। तो अगर आपने कोई एक एप्लीकेशन बनाई है जो जावा 6 में बनी हुई है, ठीक है, तो जावा 6 और राइट नाउ जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो जावा 8 का ट्रेंड चल रहा है। तो उस एप्लीकेशन को अपग्रेड करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपकी जो मशीन है वो मशीन कंपेटेबल इनफ होनी चाहिए जावा 8 को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट जब आप जावा 8 को इंस्टॉल करोगे तो कई चीजें चलना ही बंद हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो उस केस में आपको अगेन पूरा का पूरा एफर्ट लगेगा कोड को रीऑप्टिमाइज करने का। कई ऐसी चीजें हैं जो जावा 6 में चलती थी लेकिन जावा 8 में नहीं चलती। कई सर्वर्स ऐसे हैं या डेटाबेस कनेक्शन वगैरह, वो सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसमें सारा का सारा कॉस्ट अपना जा रहा है, और इस तो अपन उस चीज को अपडेट ही ना करें, दैट वाज अ गुड आइडिया। बट इन क्लाउड कंप्यूटिंग हर कोई बंदा लेटेस्ट अपडेट के साथ बैठा हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन जावा का पास एनवायरनमेंट यूज किया है, अगर राकेश उस पे 8 वर्जन पे काम कर रहा है तो मैं भी उसी पे 8 वर्जन पे काम करूंगा। क्यों, क्योंकि दैट इज समथिंग कंट्रोल्ड बाय सर्विस वेंडर और उसने अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर आया अपन सॉफ्टवेयर अपडेट आया अपन को इंस्टेंट मिलता है और सबको एक जैसा मिलता है। ठीक है, फिर आता है इम्प्रूव कंपेटिबिलिटी बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एज वी नो कि जब अपन इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं तो ओएस मैटर नहीं करता, चाहे आप विंडो में काम करो, चाहे आप यूनिक्स में काम करो, चाहे आप आईओएस पे काम करो। ठीक है, सारी की सारी चीजें क्लाउड पे है एंड एवरीवन कैन एक्सेस सेम थिंग एट अ सेम टाइम। ठीक है, बट अपने लीगेसी सिस्टम की बात करें, अगर लीगेसी सिस्टम अपने यूनिक्स इंस्टॉल कर रखा है तो कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं या ड्राइवर्स हैं जो यूनिक्स एनवायरनमेंट में चलते हैं, विंडो में नहीं चलते। और अपने पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी वो विंडो में ही बनना चाहिए, तो अगेन पूरा का पूरा अपन को डिवाइस नया सेटअप करना पड़ेगा। बट इन क्लाउड कंप्यूटिंग there is no any compatibility between operating system and our environments whatever we have. बैकअप एंड रिकवरी, जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करते हो तो जिस सर्विसेज जिस सर्विस प्रोवाइडर से आपने सर्विसेज ले रखी है उनकी ही हेडेक होती है कि उसका वो हमेशा बैकअप रखे और रिकवरी कर सके। अगर आपका डेटा लॉस होता है सर्विस दूसरे की सर्विस अवेल करने में, तो आप उससे अपना डेटा मांग सकते हो, दैट इज राइट टू एक्सेस अवर ओन डेटा। तो ये सारी चीजें सामने वाला हैंडल करता है। परफॉर्मेंस एंड स्केबिलिटी,
जैसे मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा इनिशिएटिव आइडिया स्टार्ट होता है एक, ठीक है, जिसको अपन स्मॉल बिजनेसेस बोल सकते हैं। वो स्मॉल बिजनेस धीरे धीरे इंक्रीज होता है, तो वो सिस्टम कैपेबल होता है कि आप एट अ सेम टाइम अपने ने जो चीज सेटअप की है उस सेटअप को आप 0 यूजर से लेके मिलियंस ऑफ यूजर तक ले जा सकते हो विदाउट एनी हेडेक, ठीक है। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, आप एट एनी टाइम एनी कॉस्ट आप अपनी जो स्टोरेज है 1 TB से 2 TB, 2 TB से 100 TB तक बढ़ा सकते हो। उसमें आपको कुछ नहीं, खाली आपको लाइसेंस का पे कॉस्ट पे करना है। देन फाइनली इंक्रीज डेटा सेफ्टी। इससे क्या होता है, अब अपन ना जो नॉर्मल यूज केसेस होते हैं, अपन नॉर्मल यूज केस में क्या करते हैं कि अपन ने मोबाइल के अंदर अपने पास कुछ स्नैप्स हैं, वो स्नैप्स यूजफुल है, अपन क्या करते हैं उसको पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं, पहले CD में स्टोर करते थे। तो उससे क्या होता था कि एट अ सेम टाइम पेन ड्राइव करप्ट हो गई या CD करप्ट हो गई, तो उसमें अपना डेटा लॉस होता था। बट आजकल अपन सब क्या करते हैं, अपन ऑनलाइन गूगल पे डाल देते हैं या iOS पे डाल देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि अपनी जो फोटोज है वो सेफ पड़ी हुई रहती है, अपन आज के 10 साल बाद भी उसको एक्सेस करेंगे तो हाँ वो अपन को मिलेगी। सो दैट्स हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग इंक्रीज द डेटा सेफ्टी। तो इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है? नो। ये पॉइंट सबको समझ में आ गए? यस सर। यस सर। ये राकेश नेक्स्ट करना। तो अपन ने टाइप्स ऑफ क्लाउड पढ़ा था, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड। कम्युनिटी छोड़ दिया था। सो कम्युनिटी एज अगेन सेम एज फॉर द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, बट दे ऑल आर सेम। कि प्राइवेट क्लाउड इज समथिंग ओनली फॉर द इंट्रा बिजनेस, जैसे अपन ने जोडियल का एग्जांपल दिया था। पब्लिक क्लाउड इज समथिंग एन एग्जांपल ऑफ आवर पब्लिक थिंग्स लाइक यूट्यूब हो गया या अपने ऑनलाइन क्लासेस हो गई, ये सब पब्लिक में आता है। हाइब्रिड इज हैविंग समथिंग मिक्सचर ऑफ प्राइवेट, कम्युनिटी एंड पब्लिक क्लाउड। कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अपनी सोसाइटी, उस सोसाइटी के बंदे ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, विच मीन्स दैट थिंग और दैट नेटवर्क ओनली एक्सेसिबल बाय अवर कम्युनिटी, सो दैट कम इन कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है। नेक्स्ट करना। तो अपन ने ये एक एग्जांपल लिया था लीगेसी सिस्टम का। अब इसमें अपन उसी लीगेसी सिस्टम को सेल्सफोर्स से कंपेयर करेंगे। तो अपने पास एक आइडिया है, आइडिया में क्या था, एक अपन को रजिस्ट्रेशन पेज बनाना था और रिपोर्टिंग टूल बनाना था। फिर अपन ने क्या किया कि लीगेसी सिस्टम में पहले अपन ने डिवाइस सेटअप किया, डिवाइस सेटअप करने के बाद अपन ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद अपन ने रजिस्ट्रेशन पेज बनाया। अब रजिस्ट्रेशन पेज बनाने से पहले अपन को कुछ एक्सेस भी लगानी पड़ेगी। क्यों? उसके पीछे ये रीजन है कि सबसे पहले अपन को उसके अंदर राइट लगाना पड़ेगा कि भाई ओनली रजिस्टर्ड यूजर और ओनली यू अलाउ यूजर कैन एबल टू रजिस्ट्रेशन फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर कस्टमर अपना बोलता है तो उस केस में अगर ऐसा कुछ इशू आता है तो अपन को ये एक्सेस लेवल डिफाइन करेगा कि भाई इस पेज को अगर इंटरनेट पे जा रहा है तो कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो उसके लिए अपन को एक पीस ऑफ कोड अलग से लिखना पड़ेगा। फिर अपन ने बोला था कि भाई हमने यूजर का डेटा इकट्ठा कर लिया, अब अपन को उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए अपन को पूरा का पूरा रिपोर्ट मॉड्यूल अलग से बनाना पड़ेगा। तो रिपोर्टिंग मॉड्यूल जब अपन बनाएंगे तो इट विल टेक अगेन अ टाइम ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज फॉर टेस्टिंग, तो उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। जब अपन ने ये सारी चीजें बना दी, अब अपन इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। तो एक्सपोज करने से पहले इंटरनेट के ऊपर अपन को इसको सिक्योर करना पड़ेगा कि भाई कोई अपना डेटा तो नहीं चुरा रहा, वो या डेटा ना चुरा, इसके लिए अपन को कुछ ना कुछ कोड लिखना पड़ेगा। सो अगेन उसके लिए अपन को पूरा का पूरा फायरवॉल सेटअप करना पड़ेगा। सो दैट फायरवॉल मे रिक्वायर सम मोर टाइम, मोर एफर्ट, ठीक है। अब क्लाइंट अपना बोलता है कि आपने वेब एप्लीकेशन तो अच्छी बना ली जावा के ऊपर जेएसपी पे से, लेकिन मुझे उसको मोबाइल एप्लीकेशन भी बनानी है। तो मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए अगेन आपको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी वेब एप्लीकेशन है वो मोबाइल पे अच्छी नहीं लगेगी, तो आपको एक एंड्रॉइड ऐप बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए अगेन आपको एक एफर्ट चाहिए होगा। तो जो एक अपना छोटा सा आइडिया था, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगना तो बहुत कम टाइम चाहिए, लेकिन ड्यू टू रिक्वायरमेंट टाइम अगेन इंक्रीजेज एट अ सर्टेन लेवल। तो एक छोटे से आइडिया को जो अपन ने रिपोर्टिंग किया था, इट मे रिक्वायर्ड अप टू 6 to 12 मंथ। तो यहाँ पे कोई जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, जैसे बाय हार्डवेयर सेटअप,
buy and set up hardware, install complex software, define user access, set up reporting and analytics, build and best security, make it mobile and sociable and build app. तो इसमें आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है जो या तो मैं मिस कर रहा हूँ या मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, या एक्स्ट्रा ऐड किया है तो क्यों ऐड किया है? Anyone have any doubt? No. तो ये बताइए कि अपन ने सेटअप, रिपोर्टिंग और एनालिटिक को अलग क्यों किया? एनीवन कि इसमें अपन को अलग से टाइम क्यों लगा? Am I audible to all? Yes, sir. हाँ, तो मतलब ये जो चीजें अपन ने, जैसे अपन ने रिपोर्टिंग को अलग किया, क्यों किया? Don't know, sir. हाँ, ओके। तो रिपोर्टिंग खुद में एक पूरा का पूरा मॉड्यूल है, इसलिए अपन ने इसको अलग किया। जब अपन ने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, उसमें अपन रिपोर्टिंग करेंगे, तो रिपोर्टिंग का जो फैक्टर होगा वो अपन एज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लोकेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, रीजन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो अपन को हर चीज़ के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्टिंग को अपग्रेड करना है, तो इसलिए मैंने इसको एक अलग से टाइम दिया कि रिपोर्टिंग में ये टाइम लगेगा लगेगा। तो ये सारे के सारे अपने इंस्टांस थे लीगेसी सिस्टम की। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर अपन सेल्सफोर्स यूज़ करते हैं तो उस केस में ना अपन को सॉफ्टवेयर खरीदना है, ना अपन को कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर खरीदना है, ना अपन को कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है, ना अपन को कोई डिफाइन यूज़र को एक्सेस देने की टेंशन है कि इसके लिए पूरा का पूरा अपन को एक अलग से मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, ना अपन को रिपोर्टिंग का मॉड्यूल बनाना है, ना अपन को सिक्योरिटी की टेंशन रखनी है, और ना इवन अगर अपन को इसको मोबाइल एक्सेसिबल बनाना है तो उस केस में अपन को कोई एंड्रॉयड ऐप भी नहीं चाहिए। तो ये सारा का सारा पैकेज है, आइडिया से लेके गो लाइव तक का, इसके बीच में जितना भी जो पैकेज है वो सारा का सारा पैकेज अपन को सेल्सफोर्स बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि सेल्सफोर्स अपन को कितनी सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहा है। तो अगर अपना जो आइडिया है और उस आइडिया के ऊपर वो सारी अबव हिरार्की की चीजें रिक्वायर्ड है, और वो सारी की सारी चीजें अपन को एक सेल्स फोर्स दे रहा है, तो अपन सेल्स फोर्स को अवेल करेंगे। एग्री? अब सेल्स फोर्स के अंदर ये सारी की सारी चीजें कैसे होती है, क्या होती है, वो अपन डीप में देखेंगे। बट हाँ, कि सेल्स फोर्स क्या कर सकता है जो एक लेगेसी सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है, जो अपनी सेल्स फोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो जो इंस्ट्रूमेंट्स अपन को या डिवाइसेस अपन को रिक्वायर्ड है, वो सारी की सारी चीजें अपन एक सिंगल सेल्स फोर्स से अकम्प्लिश कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये अपन डीप में देखेंगे। ठीक है राकेश, नेक्स्ट करना।
सो सेल्सफोर्स कुछ कारणों के कारण पॉपुलर है। पहला, फास्ट। ये एक अपना ट्रेडिशनल सीआरएम सॉफ्टवेयर। सीआरएम क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसके अंदर अपने कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए होता है, मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो ये एक अपना सीआरएम है जिसके अंदर अपन को कुछ नहीं करना होता, खाली एक सॉफ्टवेयर सेल्सफोर्स खरीदना पड़ता है। उसके अंदर जो जो सीआरएम कंपेटेबल चीजें हैं वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आती है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को ना इसको डिप्लॉय करना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है, सिंपल आपको डेवलप करना पड़ता है। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर कोई आइडिया है, उस आइडिया के लिए अपन को ना सॉफ्टवेयर खरीदना ना हार्डवेयर खरीदना, सिंपल क्या करना है, उस आइडिया के ऊपर फोकस करना है और उसका डेवलप करना है। तो जो टाइम लगेगा वो खाली डेवलपमेंट टाइम लगेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज अ फास्ट। सेकेंड थिंग इज इजी। अब कोई चीज इजी कैसे होती है? अगर आपको उसको चलाना आता है तो अपन यही बोलते हैं कि दिस इज एन इजी। ठीक है, अगर आप जावा में प्रोफिशिएंट हो और आपको जावा टेक्नोलॉजी आती है तो आप क्या बोलोगे? जावा इज इजी, विच इज एज कंपेयर टू द टेक्नोलॉजी विच आई डोंट नो और आई एम नॉट बिट अवेयर। तो सेल्सफोर्स ने अपने खुद को इतना इजी बना रखा है कि कोई भी एक एनवॉइस यूजर जिसको टेक्नोलॉजी का कोई आइडिया नहीं हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोई आइडिया नहीं हो, अगर वो सॉफ्टवेयर के ऊपर यूज करता है अपने आइडियाज को डेवलप करने के लिए, सो ही कैन डू दैट बाय इट्स ओन। ठीक है, देन अफेक्टिव। अफेक्टिव के लिए क्या है कि जो जो एक बिजनेस को रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, चाहे वो एक छोटी एक स्पेस की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो एक कंप्यूटेशनल मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो, चाहे से वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो, वो सारी की सारी चीजें सेल्सफोर्स खुद अकेला मीट कर देता है कि आप सेल्सफोर्स में कुछ भी कर सकते हो और सेल्सफोर्स आपको कुछ भी करने के लिए सपोर्ट करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज मोर इफेक्टिव। एंड फाइनली, सेल्सफोर्स क्लाउड के ऊपर है तो अपन इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। So this is the some few points which make Salesforce so popular. ठीक है, अब Salesforce is completely scalable to your growth, which means कि आप अगर Salesforce यूज कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए और इन फ्यूचर आपको कार्ट ऐड करना है या पेमेंट गेटवे ऐड करना है, तो Salesforce उन सब चीजों के लिए कैपेबल है। आप उसमें आराम से प्लग एंड प्ले कर सकते हो। Salesforce कभी कुछ चीज के लिए मना नहीं करेगा। देन इंटीग्रेशन पार्टी, सीमलेस इंटीग्रेट पार्टी। तो उसमें ये होता है कि जैसे पेमेंट गेटवे आप पेटीएम का परचेज करते हो या पेपल का परचेज करते हो, तो वो सारी की सारी चीज़ों को आप बिना कोई दिक्कत के सेल्सफोर्स के साथ प्लग एंड प्ले कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन में। सो दिस इज हाउ सेल्सफोर्स सीमलेसली इंटीग्रेट एनी थर्ड पार्टी एपीआई। देन फाइनली अफोर्डेबल। डेफिनेटली ये बहुत अफोर्डेबल है। आप अगर छोटे बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम है, इट अराउंड $25। ठीक है, उससे और सस्ता है कि अगर आप यूजर बेस कॉस्टिंग पे चलते हो, सो इट इज मोर चीपर एज कम्पेयर टू अदर क्लाउड कंप्यूटिंग थिंग। ठीक है, तो सेल्सफोर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस देता है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस दे सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपको बहुत छोटी चीज के साथ डील करना है, सो यू मे गो विद दैट प्राइसिंग। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा एंटरप्राइजेस लेवल पे डील करना है, सो यू मे चूज ये दे हिज एंटरप्राइजेस प्लान। तो सेल्सफोर्स ने हर कैटेगरी के लिए, हर बंदों के लिए क्लाउड्स बना रखे हैं और साथ में क्या बना रखे हैं, उनके प्राइजेस और पैकेजेस बना रखे हैं। सो इन सब चीजों के कारण सेल्सफोर्स बहुत पॉपुलर है। ठीक है, इसमें किसी का कुछ क्वेश्चन है? नो। नो सर। राकेश, तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो। अगर मुझे गूगल के साथ कनेक्ट करना है तो सेल्सफोर्स बोलता है यस, आप आराम से कर सकते हो। ट्विटर के साथ आप आराम से कर सकते हो। अमेजन वेब सर्विसेज के साथ आप आराम से कर सकते हो। इवन फेसबुक के साथ भी आप आराम से सेल्सफोर्स को कनेक्ट कर सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन कि अगर मुझे कॉल सेंटर या फोन सिस्टम जो अपने सर्विसेज वाले होते हैं, जैसे आपने कोई गैजेट खरीदा, वो खराब हो गया, तो आप सर्विस सेंटर को फोन करते हो। अगर आपको अपना सर्विस सेंटर चलाना है सेल्सफोर्स के साथ, आप चला सकते हो। अगर आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या बैंक डोमेन से या इंश्योरेंस डोमेन से बिलोंग करते हो और आपको सेल्सफोर्स रिक्वायर्ड है, तो सेल्सफोर्स उसके लिए भी नहीं मना करता। वो बोलता है कि हाँ आप अपना पूरा का पूरा
आप मेरे अंदर क्रिएट कर सकते हो। FI मीन्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अगर आपको HR सिस्टम चलाना है तो डेफिनेटली सेल्सफोर्स इज देयर, आप उस पर अपना HR सिस्टम भी डेवलप कर सकते हो। अगर आपको अपना पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम चलाना है जिसके अंदर आपका फाइनेंस आ गया, HR आ गया, ठीक है, आपका वेयर हाउस आ गया, वो सब चीजें इंप्लीमेंट करनी है तो सेल्सफोर्स इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको अपना लीगेसी सिस्टम, जैसे कि आपने एक ऑलरेडी सिस्टम बना रखा है अपने लीगेसी सिस्टम के ऊपर, जिसमें आपने एक डेटाबेस हैंडल कर रखा है अपने इन हाउस पे, मुझे वो सेल्सफोर्स के साथ कनेक्ट करना है, तो सेल्सफोर्स अलाउ एवरीवन टू कनेक्ट और एक्सचेंज देयर इंफॉर्मेशन। तो सेल्सफोर्स इतना स्मार्ट इनफ है। इस डायग्राम के अलावा सेल्सफोर्स बहुत सारी चीजें कर सकता है। सेल्सफोर्स पूरा का पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना सकता है। सेल्सफोर्स पूरा का पूरा कॉमर्स मैनेजमेंट सिस्टम बना सकता है। सेल्सफोर्स के ऊपर आप वेबसाइट भी बना सकते हो। सेल्सफोर्स के ऊपर आप कम्युनिटीज बना सकते हो। ये सब काम आप सेल्सफोर्स में कर सकते हो और इनको बनाना इतना ट्रिकी टास्क भी नहीं है। जस्ट हैव वी रिक्वायर्ड सम नॉलेज रिगार्डिंग टू अ पॉइंट एंड क्लिक, ठीक है। मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई कोड नहीं लिखना, कोई कुछ नहीं करना, सिंपल मुझे पॉइंट क्लिक करना है, सेल्सफोर्स सब कुछ टेक केयर करेगा। तो इसका जो यूजर इंटरफेस है दैट इज डेफिनेटली एनरिच एज कंपेयर टू अदर क्लाउड टेक्नोलॉजी। राकेश आगे करना, ठीक है। तो सेल्सफोर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल है सास का। एंड सास क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज होती है, ठीक है। तो सेल्सफोर्स ने सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया वो उसने सेल्स क्लाउड प्रोवाइड किया। सेल्स क्लाउड, सेल्स से आपको वैसे आइडिया हो रहा होगा, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अ सेल्स टीम, जिसमें आप अपनी पूरी की पूरी सेल्स मैनेज कर सकते हो। सो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर आया वो सेल्स फोर्स का सेल्स क्लाउड आया, ठीक है। इसलिए सेल्स फोर्स ने फोर्स से पहले सेल्स लगा रखा है। बट यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई चीज इतनी कैपेबल इनफ है तो उसको यूज करने से पहले अपन को उसके सारे के सारे पॉइंट्स नोन होने चाहिए। विच मीन्स कि वो अगर कोई सिस्टम इतना कैपेबल है तो वो उसके अंदर डिसिप्लिन भी बहुत है, उसके अंदर रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत है, ठीक है। अब वो क्या रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस हैं वो अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट इज समथिंग डिफर, उसके अंदर अपन पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चर समझेंगे। तो अभी तक यहाँ पे सेल्सफोर्स क्या होता है, सेल्सफोर्स अपन क्यों यूज करेंगे, सेल्सफोर्स को यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है, या सेल्सफोर्स बाकी क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से क्यों अच्छा है, क्या और सेल्सफोर्स किस किस से कम्युनिकेट कर सकता है, खुद के अंदर इंटीग्रेट कर सकता है चीजों को। तो अगर इसमें किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं सो यू मे प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। टीम, अगर आपके कोई क्वेश्चन नहीं है तो मतलब किसी भी दिन हम मतलब मॉक टाइप में आपसे कुछ पूछ सकते हैं, फिर मतलब उस समय फिर ये इशू आया कि आप ये सिनेरियो रह गया था। श्वेता, आर यू ऑन द कॉल? हेलो श्वेता। Yes, no, she's not. ओके। सो टीम, कल शायद हम लीव पे रहेंगे, तो सैटरडे को अपन कंटिन्यू कर लें सेशन या फिर मंडे को रखें? सर सैटरडे को कंटिन्यू कर सकते हैं। सैटरडे को किसी को कोई प्रॉब्लम है कंटिन्यू करने में? नो सर। ठीक है। टाइम टाइम मोस्ट प्रोबेबली अपना यही रहेगा 9 से 10 का। अगर फिर भी कुछ होता है टाइम में तो मैं अपडेट कर दूंगा पहले। ओके ओके सर। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक्स दीपक। Before that, just hold on. Before that, हाँ जो अपना नेक्स्ट सेशन होगा ना, तो सब लोग आप एक बार मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर देख के आना पड़ेगा। ओके सर। ओके सर। मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर,
ठीक है, पढ़ाने से पहले मैं तुमसे क्वेरी करूंगा कि क्या क्या समझा, क्या क्या देखा, उसके बाद मैं बताऊंगा। एक्चुअली जो ओके देखा है सर। वो पलटी देंगे। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। तो थैंक यू सर।